नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। इन दिनों सुर्खियों में, फिजाओं में, विमर्श में एक नई बहार है, नया उल्लास है। ऐसी क्या बात है कि पूरा विश्व भारतमय होता महसूस हो रहा है? या यूं कहें, हमारा भारत पूरी तरह से विश्वमय होता प्रतीत हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सार की जैसे प्रतीति का ये विशेष दौर हो। और वजहें भी विविधता से परिपूर्ण। एक तरफ चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और नीरज चोपड़ा की शानदार जीत, तो दूसरी ओर G20 का वृहद आयोजन। सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस सूक्ष्म कालखंड का संभवतः कोई सानी नहीं। G20 शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल पर प्रस्थापित नटराज की विशालकाय प्रतिमा भारतीय कला दर्शन के चिरंतन वैश्विक स्वरूप का ही बोध कराती है। अष्टधातु से निर्मित इस भव्य मूर्ति की रचना की तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलय ग्राम के कुशल शिल्पियों ने। देखा जाए तो नटराज की अवधारणा ने देश विदेश के तत्व दार्शनिकों को सदियों से भारतीयता के गहन सार का आंतरिक बोध कराया है। साथ साथ उन्हें प्रेरित किया है भारतीय कला दर्शन को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ 3 विभूतियों का जिक्र करना विषय के अनुरूप तर्क संगत होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद और तत्व दार्शनिक आनंद कुमार स्वामी। तीनों के रचना वैविध्य में नटराज की मीमांसा से जुड़े अनेकानेक बिंदु मिलते हैं। कुमार स्वामी की लिखी पुस्तक द डांस ऑफ शिवा 14 इंडियन एसेज दर्शन शास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अध्येताओं की आज भी सहायता करती होगी। इस परिप्रेक्ष्य के महात्म्य के अलावा व्यवहारिक फलक पर भी आंका जाए तो G20 की अध्यक्षता विश्व के इस जटिलतम दौर में भारत को एक निस्वार्थ मार्गदर्शक बनने का सुअवसर प्रदान करती है। इस पूरी श्रृंखला के तहत भारत दर्शन के बाद सभी विदेशी प्रतिनिधि अपने अपने देश वापस जाएंगे, यहाँ के मूल चिंतन के बिंदु भी ग्रहण करते हुए अपने लोगों तक संप्रेषित करने के लिए, यानी विश्व शांति की दिशा में एक और सकारात्मक कदम। अच्छा, ये भी क्या संयोग है कि इस दौर के हमारे प्रमुख पर्व भी विस्तृत परिदृश्य में एकता और सद्भाव को ही रेखांकित करते हैं, कला दर्शन के बिंदुओं को समाहित किए हुए। ओणम, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी इसी व्यापकता और गहराई के अप्रतिम प्रतीक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सूत्र जैसे इस माह अधिक मुखर हो उठा हो। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। करते जय जयकार, मगन मन है सारा संसार, हुआ कृष्ण अवतार, प्रफुल्लित है सारा संसार, हुआ कृष्ण अवतार, प्रफुल्लित है सारा। इसी माह विश्व पर्यटन दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमने G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत से सांस्कृतिक आदान प्रदान की पार्श्वभूमि में कुछ प्रश्न पूछे। साल भर जो G20 प्रेसिडेंसी हुई, उसकी वजह से 2 चीजें हुई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म बढ़ा, दूसरा क्योंकि लगातार मीटिंग्स और कन्वेंशंस हुए तो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा बहुत। हमारे होटल्स में अभी जगह नहीं मिल रही कहीं पर, क्योंकि सारे भारतीय अब भारत को डिस्कवर कर रहे हैं, हर जगह जा जाके देख रहे हैं। पहले यही लोग, जो कोई थाईलैंड जा रहा था, कोई मलेशिया जा रहा था, अब वो भारत के हर संस्थान में जाकर भारत को डिस्कवर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस अवसर पे हमने एक भारत मंडपम बनाया है यहाँ प्रगति मैदान में। इसके अलावा द्वारका में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर खुल रहा है
और ये कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर जब खुल जाएगा तब आप देखिएगा भारत एक मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशन और एग्जीबिशन का बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बनेगा और उसकी वजह से भारत में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये पहली बार है भारत में कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी एक आम व्यक्ति तक पहुंची, हर स्कूल में पहुंची, हर कॉलेज में पहुंची। G20 के मॉडल G20 हुई हर स्कूल में, और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि G20 के समय पे ये हुआ हो। G20 जब और देशों में होता है तो एक शहर में होता है। हम लोगों ने इसको 60 शहरों में किया, हर संस्थान में किया, और लक्ष्य ये था कि हम ये पीपल्स प्रेसिडेंसी करें। माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य था कि पीपल्स प्रेसिडेंसी हो, तो ये आम व्यक्ति की प्रेसिडेंसी रही है। देखिए, कोई क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप होता है तो फिर 15 दिन का होता है। फुटबॉल का जो कतर वर्ल्ड कप हुआ वो 21 दिन का था, पर G20 तो साल भर चली, और साल भर ये एक साधारण व्यक्ति की प्रेसिडेंसी की तरह चला। तो हर स्कूल के बच्चे, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे ने G20 के बारे में समझा, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझा, हमारी डिप्लोमेसी के बारे में समझा, दुनिया के आगे क्या क्या चैलेंजिंग इश्यूज हैं उस पर उन्होंने चर्चा की, डिबेट किया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन किया, और एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया हमारे स्कूल के बच्चों में कि उनको दुनिया के आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या क्राइसिस हैं, क्या क्या संकटें हैं, उसके बारे में समझने, पढ़ने, लिखने का एक अवसर मिला। फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज आया है, क्योंकि भारत ने पहले, अब बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2027 तक ये तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा। तो उसके साथ साथ बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे GST हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हो, MSME की रीडिफिनेशन हो, और या कॉर्पोरेट टैक्स का लोअरिंग हो। इसके अलावा भारत ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, घर बनाए और बिजली दी, और उसके साथ साथ सड़कें, 55,000 किलोमीटर सड़कें बनी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और डिजिटाइजेशन बड़े ज़ोरों का हुआ है, और हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो ये जो वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम है, वो ये दिखाती है कि हम लोग कैसे आपस में मिल के प्रोग्रेस करें, और हम लोग का जो लक्ष्य ये है कि हम क्लाइमेट चेंज पर भी काम करें, SDG में भी काम करें, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम करें, और मिल के काम करें, क्योंकि हर देश ने कुछ तरक्की की है, उससे बाकियों को सीखना है। भारत ने जो काम किया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम डेवलपिंग कंट्रीज में ले जाएं। सब लोग आपस से मिल के, पढ़ के, सीख के आगे बढ़ें। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पर्वों की श्रृंखला के आगामी पड़ाव में शुभारंभ करता है गणेशोत्सव। पूरे देश में इस समय 10 दिवसीय आयोजन की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ जारी हैं। चलते हैं मुंबई और लेते हैं जायजा वहां के कुछ सुप्रसिद्ध अनुष्ठानों और स्थापत्यों का। गूंजे कीर्ति गणराया की। जब तक लोगों में अपने धर्म, संस्कृति एवं इतिहास के प्रति आदर को पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक राजकीय एवं सामाजिक स्वातंत्र्य एक स्वप्न ही है। प्रखर स्वातंत्र्य वीर एवं लोकनेता बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोगों ने उपनाम दिया लोकमान्य तिलक, उन्होंने ग्रीक संस्कृति एवं ग्रीक समाज के गहन अभ्यास से निष्कर्ष निकाला कि हर 4 साल में आयोजित होने वाले ओलंपिक महोत्सव ने ग्रीक राज्यों, वसाहतों एवं लोगों में एकता स्थापित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसी मुद्दे को ध्यान में लेते हुए 26 सितंबर 1893 के दिन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन,
महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। 130 सालों से चले आ रहे इस गणेशोत्सव का स्वरूप भले ही किसी हद तक बदला हो, पर इसके पीछे की धार्मिक एवं सामाजिक भावना दिन प्रतिदिन सशक्त ही हुई है। एकदंत गुणवंत गणेशा वंदन हे तुझ प्रती। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी ऐसे महानगर मुंबई की सरहदों को सहलाया, संभाला समंदर के लहरों ने और उसकी समृद्धि को संवारा है यहाँ के लोगों की जिंदा दिली ने। यहाँ के कोली समाज जो कि मत्स्य उद्योग से जुड़ा है, उन्होंने मुंबई के लालबाग परिसर में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। इस साल यह मंडल अपना 90वां सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने जा रहा है। यहाँ भगवान गणपति राजा के रूप में विराजते हैं और जैसे मुंबई, महाराष्ट्र पूरे देश और समग्र विश्व की प्रजाजनों पर आशीष बरसाते हैं। लालबागचा राजा इस नाम से मशहूर ऐसे इस भगवान गणपति के दर्शन के लिए लोग 24, 30, 40 घंटे बड़ी श्रद्धा से कतारों में खड़े रहते हैं। क्या है इसका महत्व? 90 साल तक श्रद्धा का दीप अविरत प्रज्वलित है इसी मंडल के गणेश का। आइए लेते हैं अधिक जानकारी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे से। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जो है, अभी ये मंडल का हमारा 1934 का फाउंडेशन डेट है, तभी से ये सेलिब्रेशन लालबाग का राजा का मूर्ति का गणेशोत्सव होता आ रहा है। 1934 में ये जहाँ पे अभी लालबाग के राजा की मूर्ति हम लोग प्रतिष्ठापना करते हैं, यहाँ पे मार्केट नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे ओपन स्पेस थी और जो यहाँ के लोकल रेसिडेंशियल लोग हैं, जो हॉकर्स थे, किसी छोटे दुकान थी, उन लोगों ने लालबाग के राजा के लिए ऐसी प्रार्थना की थी कि हमारे लिए एक मंडई, जैसे हम लोग बोलते हैं, मार्केट होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उस टाइम में लालबाग का राजा जहाँ पे अभी बैठता है वहाँ पर एक बड़ा मार्केट उसी साल से मंडल का स्थापना की और यहाँ पे लालबाग का राजा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना विधिवत हमारे हिंदू धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार पूजा करती है। 10 दिन का उत्सव आज तक वो चलता आ रहा है, जो दुनिया के हर कोने से यहाँ पे डिवोटीज भाविक लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन में करोड़ों भाविकों की श्रद्धा है, उनको ये मानना है लालबाग के राजा के प्रति जो भी उनको आशीर्वाद मिलता है वो उनके अपने जिंदगी में उसका बहुत बड़ा पैमाने पे प्रचिति आती है। तो ये भाविकों का बढ़ती हुई संख्या उसी की वजह से हर साल भाविक जो आते हैं वो ज्यादा नंबर से आते हैं, ज्यादा संख्या से आते हैं। लालबाग राजा का आशीर्वाद मिलने का जो अनुभव प्राप्त होता है वो हम लोग शब्द में नहीं कह सकते। तो हर एक भाविक में हम भगवान पाते हैं, इसलिए हमारे मंडल के कम से कम 5000 स्वयंसेवक यहाँ पे काम करते हैं। के बाद हमारा मुंबई की पुलिस प्रशासन है, महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन है, संपूर्ण पुलिस फोर्स हमारे साथ रहते। सामाजिक चेतना, अंधश्रद्धा निर्मूलन, शिक्षण एवं आरोग्य का प्रचार, संस्कृति एवं परंपरा का वहन, सामाजिक कल्याण जैसे कई मुद्दों के समावेश से महाराष्ट्र का सार्वजनिक महोत्सव समाज उत्थान एवं विकास का सोपान भी बना हुआ है। घर घर के पूजा गृह में स्थापित भगवान गणेश की पूजा अर्चना पूरा साल निष्ठा से करने वाले सभी भाषा, धर्म, व्यवसाय, जाति, संप्रदाय, समुदाय के लोग नन्ही सी एक खोली यानी के कमरे से लेकर धनाढ्य महलों जैसे आवास के एक कक्ष, एक कोने को बड़ी श्रद्धा से स्वच्छ पवित्र कर 1.5, 5, 11, 21 दिन तक अतिथि स्वरूप भगवान गणेश को भाद्रपद चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक विराजमान कराते हैं। इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार की मेहनत तो हालांकि महीनों पहले ही आरंभ हो जाती है। यही सब बातें जानते हैं मूर्तिकार संतोष रत्नाकर कांबड़ी से। नमस्कार, मेरी फैमिली उसमें है सेवा में और राजा का जैसा पाद्य पूजन रहता है, हम लोग का मुहूर्त चालू हो जाता है। मुहूर्त होने के बाद राजा को बनाने के लिए हम लोग चालू करते हैं, तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने की रहती है। प्रॉपर सूखा रहेगा बप्पा, क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश इसलिए फिर हम लोग जल्दी जितना
ज्यादा टाइम ले सकते हैं सूखने के लिए, कलर भी अच्छे से बैठ जाता है, तो मजबूती आ गई, इसलिए हम लोग वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेते बापा के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन में मेरे दादाजी थे मधुसूदन दोंदोजी कांबड़ी, उनके बाद उनके बड़े लड़के वेंकटेश मधुसूदन कांबड़ी जो सेकंड जनरेशन में है, और उनके छोटे भाई मतलब मेरे पापा रत्नाकर मधुसूदन कांबड़ी, ऐसे ये सेकंड जनरेशन तक चालू था। और उसके बाद फिर 2002 से मैं मेरे पापा के साथ, मेन जो आग थी वो मेरे पापा ही कर दे, मेरी पूरा जान है, वो एक उनका मान है जो हम लोग पापा से बनवा दे। कि जब से मैं पापा स्टार्ट करता हूँ तब से लेके एंड तक वहाँ पे हम लोग को बहुत संभालना पड़ता है। दूसरी बात है कि हम लोगों का काम रात में ही करते हैं, क्योंकि दिन में कैसे पब्लिक आती जाती रहती है, सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोग को देखना है, पर ये चीजों की वजह से हम लोग ये काम एकदम शांति में पूरा रात में करते हैं। गणपति को रिद्धि सिद्धि का देवता मानते हैं। हर शुभ कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश वंदना की जाती है। सुख करता दुख हरता गणपति इच्छित सिद्धि एवं सफलता के दायक भी है। इसीलिए शायद मुंबई आने वाले मुसाफिर सर्वप्रथम दादर के पास प्रभा देवी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं। आइए मिलते हैं इसी सिद्धि विनायक मंदिर न्यास के चेयरमैन और प्रसिद्ध कलाकार आदेश बांदेकर जी से। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया हमारे घर में पहली जनरेशन थी, तब से गणेश जी का आगमन हमारे घर में होता है। पहले ये गणेश जी हमारे घर के जो बांदेकर फैमिली के गणपति बप्पा है, वो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में वाडोस एक छोटा सा गांव, वहां पे आया करते थे। और जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, सभी नेक्स्ट मुंबई में आ गई। गणपति बप्पा भी हमारे साथ गणेश जी मुंबई में आ गए। अभी मेरे जो बड़े भाई है, हमारे फैमिली का एक ही गणपति बप्पा होता है पूरे बांदेकर फैमिली का, तो वो मेरे बड़े भाई के घर में मुलुंड में उनकी प्रतिष्ठापना होती है। सुबह से लेके शाम तक, दोपहर की आरती हो, शाम की आरती हो, एक अलग सा माहौल वो 7 दिनों में देखने मिलता है। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर न्यास जो लाखों भाविकों का श्रद्धा स्थान है, सिद्धि विनायक गणपति मंदिर के प्रांगण में, उसी मंदिर में भी गणपति बप्पा का आगमन होता है भाद्रपद में। उनका विसर्जन 7वें दिन होता है। तो 7 दिन हर वक्त गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया ऐसे कहते वक्त अभी हमें आस लगी है। जैसे हमने कहा था कि गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले बरस जल्दी आओ, तो अभी हम इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारे बापा आए और हमने साल भर जो जो अच्छा काम किया है वो हम उन्हें बताने के लिए उत्सुक है। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, लवकर या। संगीत ही जिसका जीवन है, संगीत को ही जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया है, ऐसे हमारे प्रख्यात पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर अपने कौटुंबिक पारंपरिक तरीके एवं सलीके से मनाए जाने वाले गणेशोत्सव के प्रति भी समर्पित है। आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी गणेश भक्ति के बारे में विशेष बातें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मोरया। अभी गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है 19 सितंबर को। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इंतजार में हूँ। पूरे साल हम लोग इंतजार करते हैं कब गणपति बाप्पा आएंगे। और मेरी सबसे लाडली देवता है, मेरे भगवान है। हम लोग बहुत यहाँ डेकोरेशन वगैरह करते हैं। गौरी गणपति तक बहुत ही मजे का और आनंदमय वातावरण रहता है हमारे घर में। रादर पूरे महाराष्ट्र में और जहाँ जहाँ गणपति की पूजा की जाती है गणेश चतुर्थी के टाइम, वहाँ पे सब इतने खुश रहते हैं, आनंदी रहते हैं। जब उनका जाने का टाइम होता है उस वक्त बहुत बुरा लगता है। जल्द ही बाप्पा आने वाले हैं। आप लोग भी सब तैयारियां करिए और इस फेस्टिवल का इस साल भी भरपूर आनंद उठाएं। शुभ है जिसका वदन, ऐसे गणेश को मेरा वंदन। आशीष हो सबको प्रभु, हो सबका जीवन वृंदावन।
गणपति बाप्पा मोरया। तुझे रूप है सर्व चराचर, तुझे रूप है सर्व चराचर, चार दिशा ह्या हात तुझे तर, चार दिशा या हात तुझे तर, तुझे रूप है सर्व चराचर, चार दिशा ह्या हात तुझे तर, नक्षत्रांचा मुकुट शिरावर, नक्षत्रांचा मुकुट शिरावर, विविध रूपाने तुझीच विलसे काया या जगती, एकदंत गुणवंत गणेशा वंदन हे तुझ प्रती, एकदंत गुणवंत गणेशा वंदन हे तुझ प्रती, जय तू जय 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 श्री गणपती, जय तू जय 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 श्री गणपती। गूंजे कीर्ति गणराया की। प्रस्तुति वैशाली त्रिवेदी, आकाशवाणी मुंबई। भारत की चिरंतन वैश्विक पहचान स्थापित करने में संस्कृत भाषा ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दियों से एक आम श्रोता को जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सदियों से संस्कृत भाषा उन विकसित देशों में भी पढ़ाई और पढ़ी जा रही है जिनमें से आज के दौर में कई G20 का हिस्सा हैं। विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में मिलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षाविद डॉक्टर देशराज से। विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे आप यूरोपीय देश देख लीजिए, यूरोपीय देश में ब्रिटेन देश है, तो ब्रिटेन देश में 4 विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि जहाँ पर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। ब्रिटेन देश में 4 ही देश, ये कौन कौन से, आज ही नहीं, ये 18वीं शताब्दी से वहाँ के विद्वानगण हमारे वेद वेदांग को देख करके, आयुर्वेद को देखकर, पुराण को देख करके इतना प्रभावित हुए कि वहाँ से आकर के संस्कृत का अध्ययन इसलिए किया कि हमारे ज्ञान को वो ग्रहण कर सके। हमारा ज्ञान जो है अमृत है। तो इस पीठ पर सबसे पहले ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड पीठ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। तो ऑक्सफोर्ड पीठ है और ऑक्सफोर्ड पीठ में सर्व प्राचीन पीठ है संस्कृत के लिए। वहाँ पे 18वीं शताब्दी में वहाँ पे इस पीठ की स्थापना हुई। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक विद्वान आते हैं, एस विल्सन महोदय। मोनियर विलियम्स का नाम सुना होगा आपने, मैकडोनल्ड थॉमस, ये आंग्ल विद्वान थे जिन्होंने हमारे भारत देश में आकर के हमारे वेद पुराण रामायण महाभारत का अध्ययन किया। और वहीं पे एक द्वितीय पीठ है ब्रिटेन में ही, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहाँ पर भी संस्कृत की पीठ स्थापित हुई, जहाँ पर एमफिल और पीएचडी और बीए ग्रेजुएशन स्नातक स्तर के 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है और एमफिल और पीएचडी शोध कार्य के लिए होता है। इसी के अतिरिक्त जो वहाँ पे तृतीय संस्कृत पीठ है लंदन विश्वविद्यालय में है। अब जनरल व्यक्ति नहीं जानेगा कि लंदन विश्वविद्यालय में तो लंदन की पढ़ाई होती होगी, परंतु वास्तविक रूप से वहाँ पे भी संस्कृत की पीठ स्थापित हो चुकी है 18वीं शताब्दी में ही। वहाँ पे एक विद्वान, और उस पीठ का नाम क्या बताया गया, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के नाम से वहाँ संस्कृत विभाग स्थापित है। वहाँ पे सर राल्फ लिली टर्नर महोदय हैं जो सर्वप्रथम संस्कृत प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने एक डिक्शनरी का निर्माण किया। उस डिक्शनरी का नाम था एक कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंडिया आर्यन लैंग्वेज। इस नाम से मुख्य डिक्शनरी का निर्माण किया। वहीं पर ब्रिटेन में ही चतुर्थ पीठ है एडिनबरा विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में जो संस्कृत पीठ की स्थापना हुई संस्कृत एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से हुई। और वहीं पे एक प्रोफेसर ब्रॉन्किंटन महोदय हैं जिन्होंने एपिक एंड पुराणिक, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि महाभारत और पुराण, एपिक एंड पुराणिक बिब्लियोग्राफी को लिखा। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एडिनबरा विश्वविद्यालय में है कि अनेक संस्कृत ग्रंथ की पांडुलिपियां हैं। शोध की दृष्टि से पांडुलिपियों का बहुत महत्व है। जब इटली देश में हम चलते हैं तो वहां भी 18वीं शताब्दी में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया था विषय के रूप में। वहां पे जब विद्वान हुए उस पीठ पे आए, जस्प्रे गोरिसियो एक महाभाग हैं जो प्रतिष्ठित हुए और वहां पे अध्ययन की संस्कृत भाषा के माध्यम से भाषा विज्ञान का अध्ययन किया गया, व्याकरण का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया गया, वेदांग का अध्ययन किया गया, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया। यहाँ पे संस्कृत नाटक, काव्य, धर्म दर्शन, योग तंत्र इत्यादि विषयों पर शोध कार्य हो रहा है। और इटली देश में एक ट्यूरिन विश्वविद्यालय है, वहां पर भी प्रोफेसर ऑस्कर वोटो महाभाग हैं जो कि संस्कृत की स्थापना किया उन्होंने। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज
पुराणों को लेकर ही उन्होंने स्थापित किया। वहां पे एक संस्था है, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चेसपीओ नामक संस्था, जिसका काम ही है भारतीय संस्कृति और संस्कृत का प्रचार और प्रसार करना। फ्रांस देश में संस्कृत विद्या का प्रचार प्रसार 18वीं शताब्दी में ही हुआ था। एक कॉलेज टू फ्रांस के नाम से संस्कृत का पीठ वहां पे स्थापित हुई। इस पीठ पर A.L. चेजी बहुत बड़े विद्वान हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी देश में भी मिलेगा आपको संस्कृत का अध्ययन अध्यापन। 18वीं शताब्दी से प्रचलित हो गया और लगातार सबसे बड़े विद्वान थे मैक्स मूलर। तो उन्होंने वान विश्वविद्यालय में, जर्मनी देश में एक वान विश्वविद्यालय के नाम से है, वहां पे संस्कृत पीठ की स्थापना किया और वहां पे जर्मनी में कम से कम 20 विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। यदि आप बात करेंगे अमेरिका देश की, तो अमेरिका देश में भी संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। वहाँ पे जैसे एल विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। जबकि नॉर्मल तरीके से देखा जाए, सामान्य ढंग से देखा जाए तो नाम है कोलंबिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय का नाम सुनते माने संस्कृत का हम अध्ययन कहाँ हो रहा होगा, परंतु कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। एल विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है संस्कृत एडवर्ड लिटरेचर। तो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे, अध्यापक होने के नाते हम पढ़ा रहे थे कि अमेरिका में संस्कृत अध्ययन केंद्र। तो मेरी विद्यार्थी बोली कि एल में मैं सर रही हूँ और एल में भी संस्कृत का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। एल विश्वविद्यालय में सबसे पहले एक व्यक्ति आए, एडवर्ड सलेश्वरी। उन्होंने संस्कृत के प्राध्यापक हुए और उन्होंने अमेरिकी विद्वानों में, लोगों में संस्कृत के प्रति रुचि को जागृत किया, अलख को जगाया। और वहीं पे अमेरिका में एक एडवर्ड विश्वविद्यालय है और वहाँ पे संस्कृत विद्या का विशाल केंद्र कह सकते हैं उसको हम। और वहीं पे एक लेनमान महाभाग हैं जिन्होंने इसके अध्ययन अध्यापन को प्रारंभ किया और आगे बढ़ाया। G20 के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत अध्यापन के वैश्विक स्वरूप पर प्रकाश डाला डॉक्टर देशराज ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इसी माह के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और हिंदी दिवस हमें भाषा, पठन और लेखन को आम जनजीवन और राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण और तेजी से बढ़ते डिजिटल कम्युनिकेशन के नए जमाने में इन दोनों दिनों का महत्व और भी बढ़ जाता है, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं की संप्रेषण क्षमता को विकसित करने की दिशा में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। पिछले दिनों जाने माने समाजशास्त्री और समाज सेवी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने इहलोक में अंतिम सांस ली। वो 80 वर्ष के थे। 1991 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। स्वच्छता के बिंदु के साथ साथ मानवाधिकार और गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश उन्हें सदा याद करेगा। बीते दिनों भारतीय संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंची। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी रजुरकर का 82 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया। मालिनी रजुरकर की समृद्ध शास्त्रीय परंपरा को पत्रिका का विनम्र नमन। समय का यह पड़ाव देश की कुछ असामान्य विभूतियों के जीवन चक्र की तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। असम के वैष्णव संत कवि श्री श्री माधव देव, श्री नारायण गुरु, दादा भाई नौरोजी, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान दौर के भारत के 2 अनमोल रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। G20 पर वापस आते हैं। आयोजन स्थल भारत मंडपम में नवनिर्मित कल्चर कॉरिडोर के दर्शन और सौंदर्य का विशेष उल्लेख करते हुए मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।